हाल के वर्षों में आपने देखा होगा कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी अवस्था 30 या 35 साल भी नहीं हुई होगी, लेकिन उन्हें न्यूरो की समस्या ने घेर लिया है। इस वक्त ऐसे ही मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मैं मौजूद हूं भगवान महावीर मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर गणेश कुमार, जो कि डायरेक्टर हैं न्यूरो साइंस के। सर, सबसे पहला सवाल ये कि न्यूरो की समस्या के बारे में आम लोग, आम पेशेंट नहीं जान पाते कि शुरुआत कब हुआ। तब स्थिति पता चलती है कि जब कोई भयंकर चीजें हो जाती हैं। क्या कहना चाहेंगे? न्यूरो में जब भी किसी मरीज को सर में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, बोलने में लड़खड़ाहट हो, या आधे अंग में हाथ या पैर में कोई कमजोरी हो, या उसको दो दिखने लगे, या उसके एक जो गर्दन का दर्द है वो एक हाथ में रेडिएट करने लगे, कमर का दर्द पाँव में जाने लगे, या लैट्रिन पेशाब में दिक्कत होने लगे, अगर पेशाब जा रहे हैं, पेशाब आपका हो नहीं रहा है, उसको हम लोग मेडिकल भाषा में यूरिनरी रिटेंशन कहते हैं। ये सब अगर होने लगे तो आप समझें कि आपको डॉक्टर की आवश्यकता है, एक कंसल्टेंट को दिखाने की जरूरत है। सर, जो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि कई ऐसे रोग हैं जिसके शुरुआती लक्षण में लोग सचेत हो जाते हैं, लेकिन हमने देखा है प्रैक्टिस में कि किसी को सिर दर्द हो रहा है, सोचता है कि भाई कहीं थकावट हो गई होगी, किसी को मिचली आ रहा है, किसी को चक्कर आ रहा है, तो नॉर्मली वो लोग इसको परहेज करते हैं कि चलिए कुछ दिनों की बात है। क्या कहना चाहेंगे? ऐसे पेशेंट आपके यहाँ आते होंगे। देखिए, उनका कहना सही है। 90% जो सर में दर्द हैं उनमें कोई खतरनाक बातें नहीं होती, वो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं। उनका असली कारण है टेंशन हेडेक है, कफ एंड कोल्ड है, वायरल इलनेसेस हैं, वो अपने आप सेल्फ क्योर्ड होता है। अगर कोई सर में दर्द अचानक हो, बहुत जोर का हो, दैट इज कॉल्ड थंडर क्लैप हेडेक, और साथ में उल्टी हो, सर में दर्द इतना ज़्यादा हो कि लगातार दर्द बढ़ता जा रहा हो, उसके साथ में एक आंख में दिख नहीं रहा हो, एक हाथ में कमजोरी हो, या ऐसा हेडेक जो लगातार बढ़ता जा रहा हो। 50 साल के बाद अगर कोई हेडेक पहली बार हुआ हो, साथ में उसको मिर्गी आ रही हो, तो हम लोग सोचते हैं कि इस हेडेक को दिखाना चाहिए, डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए। और हमारे साथ डॉक्टर अमित कुमार भी हैं, ये न्यूरो सर्जन है, कंसल्टेंट है भगवान महावीर मेडिका हॉस्पिटल सुपसर। अमित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा डॉक्टर अमित कि जैसा कि डॉक्टर गणेश कुमार ने कहा कि न्यूरो के पेशेंट को कब सचेत हो जाना चाहिए कि उनको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़े? न्यूरो के पेशेंट कई तरीकों के बीमारियों को लेके हमारे पास आते हैं, जैसे कि हेडेक लेके आ रहे हैं, कमर की दर्द को लेके आ रहे हैं, एक साइड के हाथ पैर में कमजोरी लेके आ रहे हैं, मुंह का टेढ़ा हो जाना, बोलने में लड़खड़ाहट होना, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं। लेकिन उसमें क्या है कि यदि आप लॉन्ग टाइम से यदि हेडेक हो रहा है, और जो हेडेक अचानक सडन काफ़ी अधिक सीवियर हो गया है, 50 साल के उम्र के बाद यदि किसी को सीवियर सडन हेडेक हो रहा है, या किसी को अचानक 1 मिनट के अंदर ही सीवियर हेडेक के साथ वह अनकॉन्शियस हो जा रहा है, या एक हाथ पैर में लकवा की टाइप का शिकायत हो रहा है, तो वैसे पेशेंट को तुरंत इमीडिएट हॉस्पिटल में जहां पर न्यूरो सर्जरी एंड न्यूरो फिजिशियन की फैसिलिटी हो, वहां पर आना चाहिए। क्या कमर दर्द की आपने चर्चा की, क्या कोई रिलेशन है न्यूरो से इसका? कमर दर्द बहुतों टाइम मस्कुलर पेन के कारण रहता है, लेकिन कई टाइम ऐसा रहता है कि कमर दर्द की जो बीमारी है वह स्पाइनल कॉर्ड डिजीज के कारण हो सकता है। स्पाइनल कॉर्ड में कभी कदार डिस्क का स्लिप हो जाना, कभी कदार हड्डियों का वहाँ कमजोर हो जाना, हड्डी का खिसक जाना, ये सारी बीमारियां नर्व को वहाँ पर कंप्रेस करता है, जिसके कारण होता क्या है कि वहाँ से जो नसें पैरों की तरफ जा रही हैं उनका वीकनेस होना, वहाँ पर उन्हें जलन की सिम्टम आना, ये सब कई सिम्टम्स उनको आते हैं। तो वैसे में न्यूरो को दिखलाना चाहिए। भगवान महावीर मेडिका हॉस्पिटल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पेशेंट के साथ ग्राहक पेशेंट को नहीं समझते, लिहाजा कई जगहों पर हमने देखा है कि मुफ्त में लोगों को सलाह देना। सर, झारखंड की जो आबादी है 3.25 करोड़ की आबादी है, क्योंकि आप लोग लंबे समय से यहाँ पर हैं, झारखंड में हैं, मेडिका में हैं, क्या कुछ देख पाते हैं जो पेशेंट आते हैं, क्या उनका क्लासिफिकेशन होता है? देखिए, मैं 2014 से झारखंड में हूँ। इसके पहले मैं दुर्गापुर मिशन हॉस्पिटल में था। यहाँ के मरीज का खास ये है कि उनको ये नहीं पता होता है कि मुझे रोग क्या है।
वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको एक मेडिसिन लिख दिया जाता है, उनको ये नहीं बताया जाता है कि आपको कब तक खाना है और इसका सही क्योर क्या है, क्योर है भी या नहीं है। ये उनका और एजुकेशन जो पार्ट है वो हम लोग लैक कर रहे हैं, वो हम लोग नहीं समझा पा रहे हैं, या हम लोग की तरफ से प्रॉब्लम है या मरीज की तरफ से प्रॉब्लम है। दिनों में जो हमने देखा है कि ब्रेन ट्यूमर के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। क्या ब्रेन ट्यूमर ये माना जाए कि जिसे हो गया या फिर कहीं इसके पीछे की कोई बड़ी वजह है? देखिए, ब्रेन ट्यूमर को हम लोग दो भागों में क्लासिफाई करते हैं। एक है बेनाइन ट्यूमर, 60 to 70% केस में वो ट्यूमर बेनाइन होता है, जिसको निकालने से मरीज ठीक हो जाता है, दोबारा नहीं होता और अपनी पूरी जिंदगी जीता है। दूसरा एक क्लासिफिकेशन है, उसको बोलते हैं हम लोग मैलिग्नेंट ट्यूमर, जिसमें मरीज को ऑपरेशन के साथ में सिकाई, कीमोथेरेपी ये सब चलने के बावजूद भी मरीज की मृत्यु कुछ दिनों में हो जाती है, कुछ सालों में हो जाती है। उसमें हम लोग 5 साल तक कितना पेशेंट बचा इसका हम लोग ब्यौरा रखते हैं और उसमें उसकी ज़िंदगी को हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि 5 साल पेशेंट अगर बच गया है तो इसको हम लोग एक्सेलेंट प्रोग्नोसिस मानते हैं। इस ब्रेन ट्यूमर का बहुत सारे हाइपोथेसिस है कारण के, लेकिन कोई भी कारण प्रूवन नहीं है। जैसा कि एक एग्जांपल है कि बार बार एक्सरे करना, बार बार सीटी स्कैन करना, एनवायरमेंट पॉल्यूशन है, जेनेटिक है, बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं, लेकिन एग्जैक्ट कॉज अभी तक प्रूवन नहीं है। तो सर, जैसे मान लें कि कोई स्वस्थ व्यक्ति है, मैं अमित से सवाल ये लेता हूँ सर कि कोई डॉक्टर अमित हैं, कोई स्वस्थ व्यक्ति है, सारा काम कर रहा है, कार्यालय जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, यदि लेबर है मजदूरी कर रहा है, थोड़ा आगे आइए सर, तो कैसे वो समझे कि उसके ब्रेन में भी कुछ ना कुछ समस्याएं हो रही हैं? क्या कुछ इंडिकेशन पहले दे देता है? मेरा इशारा है पैरालिसिस की तरफ। यदि ब्रेन के स्ट्रक्चर में कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो ब्रेन की नसें वहां पर कुछ हमें सिम्टम देती है। जैसे समझा दीजिए, क्या ब्रेन का स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? ब्रेन के अंदर में जैसे जो ब्रेन बनती है, ब्रेन पैरेन्काइमा, उसके रक्त की शिराएं, ये उसके अंदर की वेंट्रिकल, उसके अंदर कोई भी चीज में प्रॉब्लम होती है तो होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि ब्रेन ट्यूमर हुआ या ब्रेन स्ट्रोक हुआ, जिसमें हम लोग कहते हैं कि उसमें रक्त की धमनियां फट गई या ब्लड सप्लाई कम गया, तो वैसे में क्या होता है कि पेशेंट स्टार्टिंग तो हेडेक लेके आता है। हेडेक के बाद वह होता क्या है कि एक साइड का पैरालिसिस होना, एक साइड का मुंह का टेढ़ा होना, बोलने में लड़खड़ाहट आना, ये सब सारे सिम्टम उसे स्टार्ट हो जाते हैं। साथ ही बहुतों ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट हमें सीजर का मतलब कि जिसे हम लोग मिर्गी आना ये कहते हैं, वह सिम्टम लेके हमारे पास आते हैं। का जो मामला है तो कई बार हमने देखा है कि वो जन्मजात होता है कई बार। क्या स्वस्थ पेशेंट में भी आने वाले दिनों में ऐसी कोई शिकायतें हो सकती है कि वो मिर्गी का पेशेंट हो जाए? हो सकता है, क्योंकि बहुतों अभी की जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जो ब्रेन के इन्फेक्शंस हो रहे हैं, बहुतों में मेनिंजाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, जो हमारे इंडिया की वन ऑफ द कॉमन बीमारी सब में मानी जाती है, बहुतों लोग उसको सही ढंग से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस यदि ब्रेन का होता है तो वह एक सीजर के एपिसोड को बार बार लाता रहता है। तो ट्यूबरक्लोसिस ऑफ ब्रेन तो आम आदमी तो समझेगा नहीं कि भाई क्या है। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ कि जैसे कि मान लिया कि कोई ABC नामक व्यक्ति है, वो सब कुछ कर रहा है, क्या बॉडी के किसी अन्य पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो ये समझा जाए कि वो ब्रेन का भी पेशेंट हो सकता है आने वाले दिनों में? बॉडी के किसी भी पार्ट में मुझे कोई दिक्कत हो रही है या किसी को भी कोई दिक्कत हो रही है तो पहला है कि यदि वह चीज़ सीरियस जा रहा है तो हमें किसी भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाइक भगवान महावीर हमारे जैसे रांची में है, वहाँ पर कंसल्ट करना चाहिए, जहाँ एक छत के नीचे हमारे सभी डिपार्टमेंट हैं, जहाँ पर हमें बॉडी के हर पार्ट को स्कैन करने की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ हमें पता रहता है कि यदि ये पेट के कारण हो रहा है तो क्या ये पेट का टीबी, लंग की टीबी जो कभी भी फैल के हमारे ब्रेन तक जा सकती है, तो वैसे यदि डॉक्टर्स देखते हैं तो उस अनुसार वे लोग MRI कराते हैं। MRI करने के बाद डिफरेंट टेस्ट किया जाता है जो हमें बतलाता है कि नहीं ये पेट के दर्द लेके आया या लंग का इन्फेक्शन लेके आया, लेकिन बाद में वह देखा गया कि वो उसके साथ ही साथ उसे ब्रेन का भी इन्फेक्शन या ट्यूबरक्लोसिस होके पड़ा हुआ है। मतलब ये हुआ कि यदि शरीर के किसी पार्ट में, यानी कि यदि आप बीमार पड़ते हैं तो उस बीमारी को हल्के में ना लें और मुहल्ले के डॉक्टरों से बचने की कोशिश करें। सर, हमने कई बार देखा है
झारखंड के कई जिलों से कि किसी को बुखार लगा तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपका बुखार ब्रेन में चला गया है, और यह सुनते ही मरीज की हालत खराब हो जाती है कि भाई बुखार तो था ही, ये ब्रेन में बुखार चला जाता है। क्या समझाएंगे आप इस भाषा में समझें कि जब भी कभी बुखार हो रहा है तो बुखार का कारण या तो कीटाणु है या बैक्टीरिया है या फंगस है या टीबी है, कोई मतलब जो भी इन्फेक्शन है वो किसी न किसी वायरस से या कीटाणु से बैक्टीरिया से हो रहा है। तो कीटाणु अगर ब्लड के थ्रू अगर ब्रेन तक फैल जाती है, अगर ब्लड तो सब जगह जाएगा, ब्रेन में भी जाएगा, हृदय में जाएगा, फेफड़ा में जाएगा, पेट में जाएगा, पैर में जाएगा। अगर वही कीटाणु ब्रेन तक या उसके जो टॉक्सिन्स हैं, उसका जो टॉक्सिन्स को मैं हिंदी में नहीं समझा पा रहा हूँ, अगर जो कीटाणु जो चीज़ जहरीले चीज़ निकालती हैं अगर वो ब्रेन तक पहुंच जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजाइटिस या इनकेफ्लाइटिस, मतलब वो इन्फेक्शन ब्रेन तक भी पहुंच सकता है। उनका कहना 100% सही है। तो ऐसे में मरीज क्या करे? उनको अगर लगे कि मेरा पेशेंट बेहोश हो रहा है और गर्दन में अकड़पन आ रही है, ठीक से बोल नहीं पा रहा है, याददाश्त में जा रही है, तो उनको हॉस्पिटलाइज होनी चाहिए। एक रीढ़ की हड्डी से हम लोग पानी निकालते हैं तो उसका टेस्ट हो जाता है कि ब्रेन में इन्फेक्शन है कि नहीं है। तो उनका कहना है कि ब्रेन में जो कहीं और इन्फेक्शन है वो ब्रेन तक पहुँच गया है, ये एकदम सही है, और वो इन्फेक्शन बॉडी के किसी भी पार्ट में कहीं भी पहुँच सकती है। झारखंड में चूंकि आप लंबे दिनों से हैं, क्या आंकड़ा कहता है कि यहाँ के लोगों में जो ब्रेन की समस्या है, ब्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो क्या आंकड़ा बताता है, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जो ब्रेन की प्रॉब्लम है उसका मेन कारण यहाँ के लोगों में माल न्यूट्रिशन है, खाने की कमी है। कि कई ऐसी महिलाएं हैं, यहाँ तक कि ऑफिस में काम करने वाली महिलाएं, वो उनसे पूछे भाई माइग्रेन है, वो गर्व साथ कहती भाई माइग्रेन है, ठीक हो जाएगा, तनाव में ले रही हूँ इसलिए ऐसा हो जा रहा है। क्या तनाव एक वजह है या फिर और कुछ? तनाव के साथ ब्रेन की कुछ बीमारियां भी हैं, जैसे ब्रेन के अंदर हार्मोनल चेंज के कारण रक्त की शिराओं का डायलेट हो जाना, कभी का उसका सिकुड़ जाना, जो हमारे ब्रेन के अंदर की रक्त की शिराओं में स्थित पेन सेंसेशन को बढ़ा देती हैं। तो ये सब सारी चीज़ें महिलाओं में हार्मोनल चेंज के कारण काफ़ी अधिक होता है। बहुत बार थायराइड की बीमारी, ये सब भी वह मेन कॉज होता है माइग्रेन के लिए। ऐसे में जो काफ़ी लॉन्ग टाइम से माइग्रेन से बीमारी से पीड़ित हैं, उन लोगों को न्यूरोसर्जन या न्यूरोफिजिशियन के पास आके जरूर दिखलाना चाहिए। इसी से रिलेटेड मेरा सवाल है कि महिलाओं में हमने देखा है कि जब उन पीरियड्स के दौर में वो होती हैं तो सिर दर्द होना क्या नेचुरल माना जाता है या फिर कोई बॉडी डेफिशिएंसी है उनकी? ये एक नेचुरल ही आप कह सकते हैं, क्योंकि पीरियड्स के टाइम में हार्मोनल चेंज बॉडी में काफ़ी अधिक होता है, जो हमारे रक्त की शिराओं को सिकुड़ा देता है, कभी वह फैला देता है अकॉर्डिंग टू हार्मोन के चेंज के कारण, जो माइग्रेन को काफ़ी अधिक बढ़ा देता है वैसे टाइम में। तो क्या माइग्रेन, कई बार हमने सुना भी है, परसेप्शन है, सच्चाई आप बेहतर बताएंगे कि माइग्रेन कभी ठीक नहीं होता है, ऐसा भी लोग चर्चा करते हैं, आप इसके विशेषज्ञ हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है कि माइग्रेन ठीक नहीं होता है। माइग्रेन के लिए काफ़ी सारी दवाइयाँ भी हैं। पहला तो है कि मुझे अपने फिजिकल एक्टिविटी, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माइग्रेन मेनली डिहाइड्रेशंस के कारण या शरीर में डिफरेंट एक्टिविटी को कम करने के कारण, ये जैसे हुआ कि हम लोग अपने प्रॉपर एक्सरसाइज को नहीं कर रहे हैं, एक सही ढंग से सो नहीं रहे हैं, बॉडी को स्ट्रेसफुल कंडीशन में रख रहे हैं, एंजाइटी में लाइफ जी रहे हैं। इन सभी चीज़ों को यदि हम कम करते हैं तो हमारे माइग्रेन के प्रॉब्लम को भी हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। बातचीत हो रही है भगवान महावीर मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के दो बड़े न्यूरो चिकित्सक से कई मुद्दों पर बातचीत हुई। डॉक्टर गणेश कुमार हमारे साथ हैं, डॉक्टर अमित कुमार हमारे साथ हैं। दोनों ही डॉक्टर अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और कई बार क्रिटिकल ऑपरेशन करने में इन्हें ईश्वर ने सफलता भी दी है। डॉक्टर गणेश जी, जो आजकल का स्टाइल है, हाईटेक होती जा रही है दुनिया, हम लोग सब कुछ सिमट गए हैं, जो हैबिट है लोगों का आजकल कि रात 2 बजे तक जगना, 3 बजे तक जगना, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैं इसमें फिर से माइग्रेन पर मैं आना चाहूँगा
कि बहुत सारे हेडेक ऐसे होते हैं सर में दर्द जिसमें कि हम लोग माइग्रेन को लेबल कर देते हैं, जबकि वो माइग्रेन नहीं होता। मैक्सिमम हेडेक होते हैं टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक जो है उसको ठीक करने के लिए आप ठीक नहीं, मतलब जब भी किसी को टेंशन हेडेक होता है उसका कारण अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि रात भर जगना, टेंशन का माहौल, कंपटीशन का माहौल, दिन रात टीवी देखना, गर्दन झुका करके आप मोबाइल और टीवी दिन भर चलाते रहते हैं। आपसे बातचीत करूंगा, डॉक्टर अमित से बातचीत करूंगा कि यदि आप स्मार्टफोन के यूजर हैं और आपका सिर दिन भर में 5 घंटे यूं रहता है तो समझिए एक बड़े खतरे की आप जा रहे हैं। डॉक्टर गणेश, मैं आप उस मुद्दे पर आपसे बातचीत मैं करूंगा। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो आप माइग्रेन नहीं ठीक होने वाले रोग हैं या फिर ये लोगों का गलत परसेप्शन है? अगर आप सही मायने में माइग्रेन का डायग्नोसिस कर लेते हैं तो माइग्रेन का बहुत मैक्सिमम कारण जेनेटिक है। जेनेटिक मतलब आप देखेंगे उनके फादर को या मदर को या दादा को, दादी को, किसी न किसी को माइग्रेन था। तो इसका मतलब ये होगा कि उनके जो बेटे होंगे, पोते होंगे, उनका भी होगा। तो लेकिन ये है कि अगर आप एक साथ शादी करते हैं जैसा कि मुस्लिम्स में होते हैं तो उनमें इनका प्रिवेलेंस ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप मतलब अगर उस माइग्रेन का अगर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन नहीं है तो माइग्रेन, ये कहना चाह रहे हैं कि हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि गोत्र मिलाने की कोशिश होती है शादियों में। हमारे बुजुर्ग यदि गोत्र एक है तो शादी नहीं होती है। इसकी पीछे की वजह साइंटिफिक है। इसमें कहीं से पूजा पाठ, पतरा, ज्योतिष का कोई चक्कर नहीं है। कोशिश ये होती है कि एक जेनेटिक वाले एक ही जेनेटिक से शादी ना करें। डॉक्टर गणेश का इशारा उसी तरफ है। जी सर। जी, मेरा कहना यह है कि आपका ईटिंग हैबिट्स, लाइफ स्टाइल्स, आपके सोने का पोस्चर, आपके बैठने का पोस्चर, आपका वॉकिंग हैबिट, आप वॉक करते हैं कि नहीं, आपका जो लाइफ स्टाइल है, दिन भर आप बैठे रहते हैं, और उसके बाद जो स्ट्रेस का माहौल है, जो कंपटीशन का माहौल है, इन सब को अगर ठीक कर दिया जाए तो माइग्रेन कुछ हद तक क्योर हो सकता है। सर, जो स्थितियां हैं आजकल की, ना चाहते हुए भी तनाव हो जाता है, तो कैसे इसको कुछ, आप तो डॉक्टर हैं, दवा की तो दूसरी बात है, क्या कुछ ऐसा नुस्ख, ऐसा कोई उपाय कि तनाव है उसको इस तरीके से दूर किया जा सकता है? तनाव को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि तनाव क्यों है। तनाव, हम उसको टेंशन बोलते हैं। तनाव इसीलिए है कि आप कल का सोचते हैं, फ्यूचर के लिए आप अर्न करना चाहते हैं। हम लोग के जो एंसेस्टर थे उनको हेडेक नहीं हुआ करता था क्योंकि वो आज कमाते थे, आज खाते थे। हम लोग कल के लिए जमा करते हैं, कल के लिए हम लोग मतलब सोचते ज़्यादा हैं। इसी कारण से हम लोगों को टेंशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग को स्ट्रेस ज़्यादा है। अगर आप कल के लिए ना सोचें, मेडिटेशन करें, योगा करें, डेली आप माइंडफुल वॉकिंग करें, तो हेडेक की इंसिडेंस को खुद ब खुद अपने आप कम हो जाएगी। कम हो जाएगा। डॉक्टर गणेश का कहना है। डॉक्टर अमित सर, हमने देखा है कि कई बार लोग ऐसी चीज़ों से भयभीत हो जाते हैं जो घटना नहीं होने वाली है। कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसे एक्सीडेंट, अचानक से खुद में घबराहट हो जाना, ऐसी चीज़ जो ना होने वाली है उसको लेकर चिंता हो जाना, क्या न्यूरो साइंस का उसका कोई उपाय बताता है? बहुतों लोगों का ये रहता है कि कुछ भी बातों को लेके जो अगल बगल में देखे पड़े हुए हैं कि नहीं, इस काम को करने के कारण उसके घर में या किसी का अचानक डेथ हो गया है। अपना ही उदाहरण बता रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो किसी पेशेंट के बारे में सुन ले कि अमुक व्यक्ति की किडनी खराब हो गई है तो उसे लगता है कि उसकी भी किडनी खराब हो गई है और उसी प्रकार का उसका बिहेवियर हो जाता है। क्या है ये न्यूरो साइंस में? ऐसे में क्या होता है कि हम लोग या पेशेंट्स करते क्या है कि अगल बगल के कई बीमारियों को या किसी को भी अपने रिलेशन में किसी को कोई बीमारी हुई है उसको अपने साथ या अपने घर वालों में कोरिलेट करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, यदि ये बीमारी उनको हुई है तो ये बीमारी मुझे भी हो जाएगी। ये कुछ भी सिम्टम जैसे होता है, आजकल तो गूगल का ज़माना है, लोग हेडेक होना स्टार्ट होता है तो तुरंत गूगल में सर्च करके कि हेडेक मुझे इस एरिया में हो रहा है तो मुझे मुझे क्या करना चाहिए। उनमें क्या होता है कि वह डॉक्टर को ना कंसल्ट करके गूगल को जब कंसल्ट करना स्टार्ट करते हैं तो कई बीमारियां निकलती हैं। कभी वही चीज़ इतना सीरियस हो जाता है कि उनके माइंड में ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो ब्रेन ट्यूमर के कारण भी हो सकता है। जो ऐसी घटना जिसका कोई अस्तित्व नहीं, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं, वो बेवजह भयभीत हो जाना, लोगों को अंदर, मेरी बस यही एक राय है एक डॉक्टर के रूप में कि
गूगल को कम देखना चाहिए अपने किसी भी बीमारी के लिए, क्योंकि कोई भी डॉक्टर किसी भी चीज़ की स्पेशलिटी लेने के लिए उसे 15 से 20 साल पढ़ना पड़ता है, बस उस टॉपिक को पढ़ना पड़ता है। वैसे बीमारियों में जहां आपको शंका लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं जाए डॉक्टर अमित, अभी कोरोना काल में हमने देखा कि लोग इतने ज़्यादा भयभीत थे कि उन्हें रोग ना होते हुए भी हल्का भी फीवर आया, वो अपने आप को कोरोना पेशेंट समझने लगे, अपने आप को उन्हें लगा कि नहीं मुझे कोरोना हो गया है। और उसके पहले ही कि डॉक्टर से विदाउट कंसल्ट किए कि नॉर्मल सर्दी खांसी को भी हुआ, कोरोना लेने लगे। हल्का हेडेक हुआ, नहीं हुआ कोरोना के कारण है, ठीक है। वैसे में क्या किए कि जो भी मेडिसिन था, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, जहाँ भी जो भी मिला, जो वह खा रहे थे, जो उनके रिलेटिव जिन्हें हुआ था कोरोना, वह भी वह लेने लगे। क्या करे एक आम आदमी, कैसे भय बेवजह उत्पन्न ना हो दिमाग में। यदि कोई भी शंका हो तो हमारे पास नज़दीकी जो भी अच्छे हॉस्पिटल आपको दिख रहा है, अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनसे आपको जरूर कंसल्ट करना चाहिए। मिनिमम ये चीज़ जानना चाहिए कि नहीं ये बीमारी मेरा उस कारण से नहीं है, ये चीज़ मुझे जाननी चाहिए। डॉक्टर गणेश, मैं कह रहा था कि जो सोशल मीडिया का दौर है जी, 6 घंटे 7 घंटे तो बहुत कम है, लोग 11 घंटे तक मोबाइल, टीवी, क्या आने वाले दिनों में किसी अलार्मिंग पोजीशन की तरह इंडिकेट कर रहा है ये मामला? जरूर। हम लोग 6 घंटे लगातार हम लोग मोबाइल में, टीवी में लगातार गर्दन झुका करके डेस्क पर हम लोग काम करते रहते हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाइट कॉलर जॉब भी हम लोग अपने भाषा में कहते हैं। इसमें क्या होता है कि गर्दन की सबसे पहली प्रॉब्लम होती है नेक में स्पॉन्डिलाइटिस, नेक का स्प्रेन, नेक का मतलब सर्वाइकल स्प्रेन बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। तो इसमें गर्दन का दर्द होता है और वही गर्दन का दर्द स्प्रेड करके ऊपर की ओर आता है। तो हम लोग बोलते हैं कि सर में दर्द हो रहा है, लेकिन बेसिक प्रॉब्लम उनके गर्दन में स्ट्रेन है, गर्दन में स्टिफनेस है, गर्दन का की जो मसल्स है वो ओवरवर्क्ड है। तो हम लोग सबसे पहले अपना बैठने का तरीका या मतलब सोने का तरीका, या अगर आपके पास में कंप्यूटर है, मतलब कंप्यूटर में काम ही करना है, तो अपने जो कंप्यूटर का डेस्क है उसको ऊपर करें ताकि आपका जो विजन है उस लेवल तक जाए, ताकि आपका गर्दन एटलीस्ट 4 फिंगर इसके नीचे में आपके पास स्पेस होना चाहिए। दूसरा, जब भी आप आंखों का यूज करते हैं तो आंख में जितने भी अल्ट्रावायलेट रेज जाती हैं उनसे आंखों को भी नुकसान पहुंचता है। दूसरा, एक ग्लाउकोमा एक बीमारी है जिससे कि सर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। ये इसका भी प्रिवेलेंस हम लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसी पे बात आती है कि कई बार हमने देखा है कि समस्या होती है आंखों को, सिर में दर्द हो जाता है। क्या ये पूरा का पूरा को रिलेटेड है, आंखों की समस्या है या फिर सिर अपने आप में ये चीज़ें हैं? सर, मेरा कहना यह है कि जब भी कभी सर दर्द हो, सबसे पहले ब्रेन को ब्लेम ना करें, सबसे पहले आंखों को ब्लेम करें, साइनस को ब्लेम करें, कान को ब्रेन को ब्लेम करें, जो थ्रोट है, थ्रोट में है टॉन्सिल है उसको ब्लेम करें, आपका जो कॉमन कोल्ड है, हल्का सा बुखार है, उससे भी सर में दर्द होता है, उसको ब्लेम करें। जब ये सब आपको लगे सब ठीक ठाक है, उसके बाद आप ब्रेन के पास जाएं। ब्रेन को बेवजह से उसको क्या बोलते हैं? ब्रेन एक बहुत ही बेचारा ऑर्गन है, वो डिपेंडेंट है हृदय पर, खून के लिए, ऑक्सीजन के लिए फेफड़ा पर, और खून साफ करने के लिए किडनी पर। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये तीनों चीज पर वो डिपेंडेंट है। अगर वो तीनों चीज ठीक है तो आपका सब कुछ ठीक है। डॉक्टर गणेश ने बड़ी बात कही है कि ब्रेन को बेवजह आप बदनाम ना करें, ब्रेन सबसे ऊपर है, ये बेशक कमांड देता है, लेकिन कई चीज़ों के लिए इसकी निर्भरता दूसरों पर आती है। सर, मॉर्निंग वॉक में आपने का प्रैक्टिस देखा होगा कि कई लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे होते हैं, हाथ में मोबाइल भी होता है, वो बात भी करते रहते हैं कि वहाँ से पेमेंट ले आना है, उसको माल। ये आपका स्पष्ट है। आप इसको हम लोग बोलते हैं माइंडफुल वॉकिंग करें, नॉट वॉकिंग। सबको धोखा दे सकते हैं, अपने माइंड को धोखा नहीं दे सकते। आप अगर कहते हैं कि स्ट्रेस्ड हैं और आपको होती है एसिडिटी बहुत ज्यादा, तो एक वर्ड है कि ब्रेन गट एक्सिस, ब्रेन गट को भी कंट्रोल करता है। तो आप अगर यहाँ से स्ट्रेस्ड हैं तो आपको एसिडिटी है, यहाँ से स्ट्रेस है, भूख नहीं लग रही है, पेट में कोई दिक्कत हो रहा है। तो जो आजकल के साइंटिस्ट जो वहाँ रिसर्च कर रहे हैं उनका मानना ये है ब्रेन सब कुछ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो आजकल का चला है कि नाइट शिफ्ट भी लग जाती है, लोगों को 8 घंटे तक ऑफिस में रहना है, क्या करे, मजबूरी है, पैसा तो कमाना है, ऑफिस तो जाना है।
देखिए, हमारी जो अभी की लाइफ स्टाइल है, जिसमें मैक्सिमम लोग कभी नाइट शिफ्ट करना, लॉन्ग टाइम वर्क करना, चेयर सिटिंग बैठ के बस वर्क में या लैपटॉप में कंप्यूटर में बैठे पड़े हुए हैं, ये कम्प्लीटली एक सेडेंटरी लाइफ जो हमारे यहाँ चल रहा है, वह हमारे शरीर में कई बीमारियों को ला रहा है। गणेश से मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार फिर से दोहरा दिए कि रात को 8 घंटे नींद लेने से होता क्या, क्या आप जिक्र कर रहे थे? देखिए, 7 से 8 घंटे नींद बहुत ही आवश्यक है, इसीलिए कि ब्रेन में एक ऑर्गन है, पाइनियल ग्लैंड है, उसमें से एक हार्मोन निकलती है मेलाटोनिन, और उसको हम लोग बोलते हैं सर्केडियन रिदम, मतलब रात में सोने से ही निकलती है वो मेलाटोनिन। वो हार्मोन बॉडी के हेल्थ के लिए आवश्यक है। 35-40 साल का युवक भी ब्रेन हेमरेज का शिकार हो जा रहा है, क्या मानते हैं? मुझे लगता है कि ये चीजें पहले भी हुआ करती थी, ये अभी भी है। अभी ओवर डायग्नोज्ड हो रहे हैं और पहले अंडर डायग्नोज्ड थे। डॉक्टर अमित, ब्रेन हेमरेज कैसे बचे एक स्वस्थ व्यक्ति? पहला तो है कि हमें अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। यदि ब्रेन हेमरेज का सबसे कॉमन कॉज मेरा हाइपरटेंशन एंड डायबिटिक है एंड स्ट्रेसफुल लाइफ है। ये एनाटॉमी ऑफ इलनेस, एनाटॉमी ऑफ इलनेसेस है, 100 पेजेस का बुक है। अगर आपने पढ़ लिया तो आपको समझ में आएगी कि 3 या 4 चीज का ही रोल है। उसमें सबसे पहला लाफ्टर है, दूसरा विटामिन सी है, और तीसरा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है। भगवान महावीर मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के 2 बड़े चिकित्सक डॉक्टर गणेश कुमार और डॉक्टर अमित कुमार, इन तमाम सवालों का लब्बुलवाब यही है कि आप स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। ईश्वर न करे कभी आपको डॉक्टर की जरूरत पड़े, ईश्वर न करे कभी आपको दवा की जरूरत पड़े, लेकिन यदि ऐसा है तो मेडिका हॉस्पिटल में वो तमाम सुविधाएं मौजूद हैं जो आपको स्वस्थ होकर आपको अपने पैरों पर चलकर घर तक भेजेगा। फिलहाल यही कि आप खुश रहें, हंसते रहें, तनाव न लें, जो जीवन में लिखा है वो होगा, और कई चीज़ों का हल ईश्वर पर छोड़ दें। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।